जल्दबाजी मत करिएगा, तभी आपको इसका मैक्सिमम एडवांटेज मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट लेकर आता हूं, और डॉलर इंडेक्स इज दी किंग ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, ये मैं हमेशा आपको बताता हूं। तो आज देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स के अंदर क्या है, क्या नहीं है। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि 20 सितंबर एक ऐसा डेट है जो आपको अपने कैलेंडर्स पे मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि 20 सितंबर को आने वाला है फॉरेक्स मार्केट का सबसे बड़ा इवेंट, जिसको हम बोल सकते हैं एफओएमसी का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, 20 सितंबर को। ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट डिसीजन मैंने आपको कई बार सिखाया है कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है सबसे पहले इन्फ्लेशन के डेटा के ऊपर। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर। इन्फ्लेशन को नापने का कौन सा मापदंड है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा, जो कि इन्फ्लेशन का बेंचमार्क है। एक और डेटा होता है आपका पीसीई इन्फ्लेशन इंडेक्स। ठीक है। ये दो इन्फ्लेशन के मेजर आपके डेटाज होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेशन डिपेंड करता है एम्प्लॉयमेंट नंबर्स पे। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर लोगों की जॉब लगेगी, तो लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगी, खर्च करने की पावर आएगी। खर्च करेंगे यानी डिमांड करेंगे किसी चीज़ का, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, लोग उसके रेट्स इंक्रीज कर देंगे। ठीक है ना। तो और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, जीडीपी है, रिटेल सेल्स डेटा है, ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब जब हमने कई बार आपको ये पढ़ाया कि भाई सीपीआई डेटा आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और सीपीआई डेटा से ही आपको ये पता लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा घटेगा या क्या होगा। तो सीपीआई डेटा के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो ये इस दिन ही सीपीआई डेटा निकला था आपका। ये क्या निकला था आपका? सीपीआई डेटा निकला था। लेकिन इस दिन कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिली। इस दिन कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अगले ही दिन आपका डेटा, कौन कौन से डेटा थे आपके? पीपीआई डेटा था, और आपका रिटेल सेल्स डेटा था। कौन से डेटा थे? पीपीआई डेटा था और रिटेल सेल्स डेटा था। तो मार्केट में जितने भी एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो इस बात का वेट कर रहे थे कि चलो सीपीआई डेटा पॉजिटिव आया है, उससे पहले अगर मैं 3 महीने का डेटा देखूंगा, या तो न्यूट्रल रहा है सीपीआई डेटा, या नीचे की तरफ रहा है। तो इस बार अगर पॉजिटिव आया है, तो क्या पीपीआई डेटा भी पॉजिटिव आएगा? क्या रिटेल सेल्स डेटा भी पॉजिटिव आएगा? तो मार्केट ने क्या किया, वेट किया इन डेटास का अगले दिन। अगले दिन देखा कि यार पीपीआई भी पॉजिटिव है, रिटेल सेल्स भी पॉजिटिव है, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ दे दिया। अच्छा, आप बाजार की समझदारी देखो किस तरीके से कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसका कितना है? 105.50 का, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और पिछली बार भी बोला था कि भाई एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसी लेवल पे जाके रुका। डेली चार्ट पे आ जाओ आप। यहाँ से भी पहले नीचे टर्न अराउंड हुआ था, अब इसी लेवल पे आके क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है। अच्छा, एक मजे की बात देखो, आपको मजे की बात दिखाता हूँ। यहाँ पैटर्न देखने की, समझने की कोशिश करना। इस रेजिस्टेंस पे कैंडल का फॉर्मेशन देख लो बस। इस लेवल पे कैंडल का फॉर्मेशन और दिखा देता हूँ दोबारा अच्छे से, थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। इस लेवल पे आप कैंडल का फॉर्मेशन देखो। इट्स लुक लाइक अ स्पिनिंग टॉप और अ डोजी। या तो डोजी की तरह नजर आ रहा है, या स्पिनिंग टॉप की तरह नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं करंट लेवल्स के ऊपर। करंट लेवल पे क्या नजर आ रहा है? हैंगिंग मैन टाइप पे नजर आ रहा है। हैंगिंग मैन इज अ बियरिश पैटर्न। हैंगिंग मैन इज अ बियरिश पैटर्न। लेकिन कब बियरिश? जब इसके लो के नीचे चला जाएगा तब बियरिश, या इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगा तब बियरिश, उससे पहले नहीं। उससे पहले मान के चलो अगर इसने हाई ब्रेक कर दिया, तो कहाँ तक जाएगा ये देख लेते हैं। ये जाएगा $107.10 तक। $107.10 तक जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं वापस 2 घंटे के चार्ट पे। अभी क्या एक्सपेक्टेशंस है? टेक्निकल पे मैं वापस आऊंगा, फंडामेंटल्स पे दोबारा आना चाह रहा हूं मैं।
क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे जो है ना, आज के डेट में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस बात को लेकर, क्योंकि जब मैंने मार्केट्स में अलग अलग जगहों पे पता किया, बड़े बड़े लेवल्स पे हेज फंड्स के पास, इंस्टीट्यूशंस के पास पता किया, तो उन्होंने बोला कि भाई अभी जो 20 सितंबर को इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हैं वो जीरो हैं। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन जो मैं डेटा देख रहा हूँ, मैंने सीपीआई डेटा देखा, पीपीआई डेटा देखा, रिटेल सेल्स और भी डेटास देखे, एनालिसिस किया, तो मेरे को लग रहा है कि 0.25 बेसिस पॉइंट मार्केट इंक्रीज हो सकता है। अब ये जो बोल रहे हैं लोग जीरो, ये मेरे से ज़्यादा समझदार, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट और मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स हैं। मतलब कोई हेज फंड मैनेजर है, ठीक है ना, कोई बैंकर है, कोई बड़ा एनालिस्ट है, कोई पोर्टफोलियो मैनेजर, वॉट एवर, इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, नॉट फ्रॉम द इंडिया, आउटसाइड इंडिया। ठीक है ना, आउटसाइड इंडिया बोले तो अमेरिकन, यूरोपियन, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं भाई इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, मेरे को लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अच्छा, अब मेरी थ्योरी क्या बोलती है, मेरी थ्योरी ये बोलती है कि जब भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मार्केट में पहले डिस्काउंट हो जाती है। न्यूज़ कोई भी न्यूज़ हो, चाहे बैड न्यूज़ हो चाहे पॉजिटिव हो। अब इनको पता था गवर्नमेंट को कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे सितंबर मंथ के अंदर, तो इन्होंने पहली तेजी बना ली, पहली तेजी बना ली। ठीक है ना, अगर मार्केट में ऐसी न्यूज़ है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा इनसाइड, तो अब तक तो उसको गिर जाना चाहिए था, अब तक तो उसको गिर जाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट में तो क्या होता है, स्मार्ट मनी पहले से ही न्यूज़ को डिस्काउंट कर लेता है। अगर ये लोग जो स्मार्ट पीपल हैं जो कह रहे हैं कि भाई नहीं बढ़ेगा, तो अब तक तो उनको सेलिंग कर लेनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट मतलब फंस गया हूँ, मेरी एनालिसिस किसी और डायरेक्शन में है, और जो मेरे से समझदार, जिनको मैं समझता हूँ, अब हो ना हो पता नहीं, लेकिन जिनको मैं समझदार समझता हूँ वो लोग किसी और डायरेक्शन में। ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव आ गया, मैं सही रहा, तो ये ऊपर ले जाएंगे, हो सकता है नीचे गिरा दें। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पहले, जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे बाइंग कर रखी है, वो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और ऊपर जाएगा एकदम झटके से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है ना, तो ट्रैप हो सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किया तो भी ये नीचे गिर सकता है। तो चांसेस क्या है, चांसेस फंडामेंटली देखा जाए तो नीचे गिरने के हैं। लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स पे क्या है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे अभी यहाँ पे देखो फ्लैग पैटर्न बन रहा है आपका एक, दिस इज योर फ्लैग पैटर्न। अगर इससे ब्रेकआउट हुआ तो ये 107 पॉइंट समथिंग जो डॉलर है, $10 तक, वहां तक जाएगा। अगर इससे ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ये नीचे कब गिरेगा, ये नीचे तब गिरेगा जब ये प्रीवियस स्विंग लो 104.40 का जो लो है, ये लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा, तब मान के चलो कि ये 103.90, 103.25 के लेवल तक आ सकता है। लेकिन जब तक ये 104.40 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, मेरे को ये पर्सनली तेजी में लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है कि ब्रेकआउट उसको देना चाहिए, लेकिन अभी इस लेवल पे डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इसलिए पिछले 2 दिन से क्या हो रहा है, साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है। अच्छा, फ्राइडे को क्या हुआ था, फ्राइडे को आपका ना कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा आया था, यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आया था। तो 5 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं। तो जब ये डेटा आया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक गैप डाउन ओपन हुआ था, नेगेटिव डेटा आया था। तो नेगेटिव डेटा आने के बाद एक गैप डाउन ओपन हुआ, और उसके बाद तुरंत ही ये गैप फिल हो गया। फिल होने के बाद नीचे आया, फिर दोबारा हाई चला गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी ये नीचे जा रहा है, तो नीचे इसको बाइंग प्रेशर तो मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इतनी जल्दी बेरिश में नहीं है। लेकिन यस, ये एक दो कैंडल आपका लंबा लंबा एकदम बेरिश दिखा के वापस तेजी में आ सकता है, ऐसा मेरा कहने का मतलब मानना है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। ठीक है ना, अपना व्यू भी बता दिया, मार्केट का व्यू भी बता दिया, टेक्निकल ग्राउंड पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आपको किस जोन में इसमें ट्रेड करना है। तो मैं तो फिलहाल अभी डॉलर इंडेक्स में तेजी खेल रहा हूँ। जब तक 104.40 का लेवल ब्रेक नहीं होगा, तब तक मैं तेजी में हूँ। ये 105 आ जाए, 104.80 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब हम आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी की कहानी समझ लेते हैं क्या है। ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी लास्ट वीक में, जिस दिन इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था, जिस दिन इसने नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था, उस दिन क्या आया था, ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी आई थी आपकी। ठीक है, अब जनरली मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि थंब रूल क्या है, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उस कंट्री की करेंसी ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, तो यूरो को क्या जाना चाहिए था, ऊपर, लेकिन यूरो आ गया नीचे। क्या क्या कारण हो सकता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्रेकडाउन। आप लोग सोच के बताओ कि क्या कारण हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद इसको नीचे गिर दिया गया। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखो, मैं ही बताता रहूंगा
तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा। आप खुद भी थोड़ा दिमाग लगाओ, चाहे गलत बोलो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट के लिए स्क्रीन बंद की है मैंने। आप चाहे गलत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन आप मेरे को बताओ कि क्या हो सकता है इसमें। इन्फ्लेशन सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो महंगाई दर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, फिर क्यों गिरा? अमेरिकन डाटा आया हो कोई। ठीक है, और कुछ? सही जा रहे हो आप लोग, थोड़ा थोड़ा। चलो मैं बताता हूँ। हाँ बिल्कुल शिवाजी, आपने भी सर सही बोला कि यूएसडी स्ट्रांग हुआ होगा। ठीक है ना, अब इसके पीछे मल्टीपल कारण हैं, पहले मैं फंडामेंटली कारण को समझ लेते हैं हम लोग। देखो क्या होता है, अगर मैं डेटा की तरफ जाऊं तो जर्मनी जो मार्केट है, जर्मन जो मार्केट है वो चाइना की वजह से कहीं ना कहीं हिट हो रहा है, स्लो डाउन हुआ है जर्मन के अंदर। दूसरा, पूरे यूरो जोन के अंदर सेकंड क्वार्टर का जो जीडीपी डेटा आया है, जीडीपी डेटा आपका नेगेटिव आया है। वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की स्थिति सही नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करा जाए, तो ओवरऑल बाजार रिसेशन से निकल रहा है, यानी मंदी के दौर से अभी यूरोप गुजर रहा है, वहाँ की हालत अभी ठीक नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि कोई काम हम अच्छा करने जाते हैं और वो काम हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन कर देता है। जैसे मान के चलो, हम कोई बहुत भयंकर बीमारी से हैं और घर पे 36 लोग बोल देते हैं कि भाई ये दवा ले लो, ये आयुर्वेदिक ले लो, ये वो ले लो, और वो हम अच्छे के लिए बोल रहे हैं हमारे, हम दवा ले लेते हैं लेकिन वो बॉडी में रिएक्शन कर जाती है। ठीक है ना, अब क्या होता है कि करेंसी की मार्केट में अगर मैं इस चीज को समझाऊं, तो रिसेशन यानी मंदी का दौर। मंदी का दौर मतलब यानी वहां पे जो है कैश फ्लो की प्रॉब्लम आ रही है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम मतलब लिक्विडिटी क्राइसिस है, लिक्विडिटी क्राइसिस है। और जब भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करती है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है तो इकोनॉमी के अंदर क्या आता है, लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाता है। क्यों? जब मेरे को ब्याज दर ज्यादा मिलेगा तो मैं पैसे को सेव करूंगा, इंटरेस्ट रेट जहां मेरे को ज्यादा मिल रहा है वहां पे इन्वेस्ट करूंगा, तो बाजार में पैसे का फ्लो कम हो जाता है इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से। तो जो इकोनॉमी पहले ही लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर गुजर रही है, उस पर आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, जो पहले से मरी पड़ी है उसको आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के और मार दिया, महंगाई को कंट्रोल करने के चक्कर में। ठीक है ना, तो और ज्यादा पैसे का प्रॉब्लम, और ज्यादा कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ गया बाजार के अंदर। तो इस वजह से नेगेटिव इंपैक्ट रहा यूरोपियन इकोनॉमी के लिए। इस समय क्या चाहिए था यूरोपियन इकोनॉमी को? कैश फ्लो चाहिए था। अगर ये इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते ना तो यूरो भग जाता, लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्कर में लिक्विडिटी क्राइसिस कर दिया, कैश फ्लो और ज्यादा, जो प्रॉब्लम था कैश फ्लो का उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, और ज्यादा कैश खत्म हो गया इकोनॉमी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, जिसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा यूरो के ऊपर और यूरो गिर गया आपका। समझ गए बात को? हाँ जी, कुछ आया है समझ में? जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब नहीं आ रहा समझ में? हेलो सर, आ गया? चलो, आप लोग चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने जवाब देने के लिए, कंजूसी ना करें, पैसे नहीं लग रहे हैं आपके बोलने में, फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान ने जवान दी है, बोल सकते हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं जीबीपी यूएसडी, इसके लेवल्स पे भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। पहले मैं एक बार फंडामेंटली कुछ चीज समझा दूं आप। अब जीबीपी यूएसडी को अगर आप देखोगे, जीबीपी यूएसडी काफी गिर रहा है। अब इसके पीछे कारण क्या है? वहां पे जैसा आप लोगों ने अभी यूरो के लिए बोला, इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पर है, इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पे, वेजेस वेजेस को इंक्रीज कर दिया गया है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर वीक है आपका, डाउन है। जो बच्चे कुछ एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी तो इंक्रीज कर दी है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट, लोगों की जॉब नहीं लग रही है। इन्फ्लेशन हाई लेवल पर है, वेजेस इंक्रीज कर रहे हैं, लोगों की सैलरी 60,000 रुपये 80,000 रुपये मिलने लगे, लाख रुपए मिलने लगे, लोग अनाप शनाप खर्च करने लग गए। इन्फ्लेशन हायर लेवल पर है। ठीक है ना, तो ओवरऑल इकोनॉमी महंगाई के दौर से गुजर रही है। और यहाँ पे जो महंगाई है यूके इकोनॉमी के अंदर,
वो अमेरिका और यूरोप से कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है, अमेरिका और यूरोप से कंपेयर करें तो ज्यादा है। ठीक है ना, इसकी वजह से वहां पे भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट आपका जीबीपी के चल रहा है। इसके भी आपको इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है आपकी, इसकी इंटरेस्ट पॉलिसी इस वक्त थर्सडे को ही है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। उसमें भी अभी कुछ कंफर्म नहीं हो रहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या घटाएंगे। और इंटरेस्ट अगर इन्होंने बढ़ा दिया तो ये और ज़्यादा गिरेगा, और नहीं बढ़ाया तो शायद एक बार बाउंस बैक मार जाए, क्योंकि वहां पे भी लिक्विडिटी क्राइसिस की प्रॉब्लम आ रही है आपकी। ठीक है ना। तो वापस मैं यूरो यूएसडी पे आता हूँ एक बार और आपको लेवल्स दे देता हूँ। लेवल्स के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लगा है, डबल बॉटम लगा है। यहाँ पे लो है 1.0635 का, यहाँ पे लो है 1.0631 का। तो अब मेरे को नहीं पता कि ये डबल बॉटम होल्ड करेगा या नहीं करेगा, लेकिन लेवल्स सुन लो आप आराम से कि 631 के नीचे इसको अगर जाना होता तो अभी चला जाता है आज मॉर्निंग में, लेकिन नहीं गया। इस लेवल को होल्ड कर रहा है, और अगर इस लेवल को होल्ड किया तो एक बार ये बाउंस बैक दे सकता है आपका 700 तक और 720 तक। ठीक है, बाउंस बैक दे सकता है। तो 631 के स्टॉप लॉस के साथ या 630 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हो। अगर मैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे बाई करूं, बात करूं, तो इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 650 का है, फिर 600 का है, फिर फाइनली आपका 550 का है। ठीक है। टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो अभी आपके सामने सपोर्ट लेवल 630 का है। उसके बाद फाइनली आपका जो सपोर्ट है 500 का है, 550 वगैरह का नहीं है वो इंस्टीट्यूशन लेवल पे, लेकिन हमारे लिए टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट लेवल 500 का है। तो अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है इस वीक के अंदर, वेनेसडे को डेटा आएगा, मेरे को नहीं पता उस दिन क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर आपका 500 के आसपास आता है यूरो यूएसडी इस वीक के अंदर तो आपको बाय करना चाहिए। मात्र और मात्र 50 पिप का आपको एसएल लेना है क्लोजिंग बेसिस पे, यानी 1.0450 पे। और यहाँ से टारगेट आपको 200 पिप के कम से कम ऊपर की तरफ लेना है, बाउंस बैक प्ले करें। लेकिन कब? 500 अगर आएगा तो। अब आप बोलोगे सर नहीं आया 500, यहीं से ऊपर चला गया, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपके अंदर हिम्मत है आप अभी बाय कर लो, 630 का ऐसा लगा लो। बाउंस बैक में अगर ये 700 720 देता है तो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना। ठीक है ना, क्योंकि आज डेटा है नहीं। अगर आप इस पे जाओ फॉरेक्स फैक्ट्री पे, तो आज क्या है? आज कोई भी डेटा नहीं है, ये आज का दिन है। ठीक है ना। जापान में तो बैंक हॉलीडे इसलिए मूवमेंट ही नहीं आ रही है आपकी। और भी कोई खास डेटा नहीं है कैट कुछ। ठीक है ना, कोई भी डेटा नहीं है आज। ठीक है, सुबह सुबह कल आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर की मॉनेटरी पॉलिसी मिनट्स हैं। फिर कैड का आपका सीपीआई डेटा है कल आपका। ठीक है। फिर वेनेसडे को हमारे लिए बहुत अच्छा, पूरे दिन तो जीबीपी चलेगा उसी दिन परसों। फिर रात को आपका यूएसडी चलेगा। ठीक है। तो ये डेटाज हैं आपके। तो आप चाहो तो अभी बाई कर सकते हो 630 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म आपको 500 के आसपास बाई करना है। टारगेट आपको 200 पे ऊपर के मिल जाएंगे जब 500 आएगा तब। अभी 40-50 पे ऊपर जा सकता है यूरो। ठीक है ना, डिपेंडिंग, क्योंकि देखो अभी क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी ना डॉलर इंडेक्स का भी मूवमेंट क्लियर नहीं है। डॉलर इंडेक्स भी अगर आप देखोगे, 2 घंटे के चार्ट पे हम आते हैं, तो अभी ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसके लिए भी अभी इसका ट्रेंड क्लियर नहीं है। अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से गिर जाता है 40-50 पे, तो ये 40-50 पे आपका यूरो यूएसडी भाग जाएगा। ठीक है ना। तो वो एक डबल जो बॉटम मैंने दिखाया है आपको 630 के आसपास, उसका स्टॉप लॉस मानते हुए आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हो। जीबीपी यूएसडी बाय रिकमेंडेशन नहीं है। ऑब्वियसली बात है, यूरो भगेगा तो ये भी भगेगा। इसकी बाय रिकमेंडेशन 2300 के आसपास है। अगर 2300 के आसपास कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो वहां पे आप बाय ले सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस रख लो 10-20 पिप का वहां पर। और अगर 2300 के नीचे बंद हो गया, क्लोजिंग हो गया, तो यहाँ से ये 100-200 पिप की गिरावट और नीचे आपको दे सकता है। नहीं तो अदरवाइज अगर 2300 का लेवल होल्ड कर गया, अगर आप चाहो तो अभी भी बाय कर सकते हो 2300 के स्टॉप लॉस लेकर। 100 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका कम से कम 2600 तक का मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ इसमें, कि अगर 2300 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, अगर है बीच में, ध्यान रखना इफ है, अगर 2300 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो ये 2600 तक जाएगा जाए। तो ये आपको देखना है कि आपको 100 पिप का स्टॉप लॉस झेलना है या नहीं झेलना है। ठीक है। अब हम चलते हैं एयूडी यूएसडी की तरफ, क्योंकि गोल्ड के अंदर मेरे को तेजी में मैं बैठा हुआ हूँ, तो मेरे को एयूडी यूएसडी भी तेज नजर आ रहा है मेरे को। लेकिन इसका भी लेवल मैं आपको दे चुका हूँ कि इसमें मैं जो बाइंग कर रहा हूँ, मैंने फ्राइडे को भी इसमें 20-20 पिप की 2-3 बार स्कैल्पिंग करी। और मेरा अभी भी मन है बाय करने का, लेकिन मैं शाम तक का वेट कर रहा हूँ, हो सकता है कोई डाउनफॉल आ जाए तो उठा लूँ उसको मैं। तो मैं तो उसको इस लेवल पे भी बाय करने को रेडी हूँ। फिर दूसरा मैं 0.6290 पे भी बाय करने को रेडी हूँ उसको मैं, 100-125 पिप नीचे।
फाइनल स्टॉप लॉस मेरा 6190 का है। अगर इसका इस लो के नीचे बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा 6344 के आसपास बाय करूंगा, 6290 के आसपास। और फाइनल स्टॉप लॉस ये, यहाँ से मैं 6600 या 6500 कम से कम बेचूंगा अपना सब लॉट्स के अंदर। तो ये आपको देखना है कि अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आप अभी बाय कर सकते हो, नहीं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है आप वेट करो, नीचे आ जाए तब खरीद लेना। स्टॉप लॉस आपका नियर बाय है, नीचे नहीं आए तो आराम से बैठे देखते रहो। तो ये तो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, क्योंकि मैं बुलिश हूँ उसके अंदर, ठीक है ना। तो लेवल से ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यस, अगर डिप मारा तो मैं तो बायर हूँ, मैं सेलर नहीं हूँ एयूडी यूएसडी का। सर सॉरी अब टू हम इंटरप्ट यू, हाँ जी। थोड़ा जीबीपी जेपीवाई एनालिसिस एक्सप्लेन कर सकते हैं सर हाँ, तो क्या जो बोल। भी अगर आप लोगों को एनालिसिस जिस भी करेंसी पेयर पे चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। और जीबीपी जेपीवाई पूरा आप लिख दें, खाली जीबीपी ना लिखें, क्योंकि जीबीपी के तो बहुत सारे पेयर्स हैं। तो जो पर्टिकुलर पेयर चाहिए आप उसका आप लिख दें कि सर इसका एनालिसिस आप बता दें, तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, श्योर सर। है ना। तो सबसे पहले गोल्ड पे आते हैं। अब गोल्ड देखो आपका 2 आवर्स के चार्ट पे हम लोग आते हैं। ये एक बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं रेलवे ट्रैक पैटर्न। इसको सीख लो आप। रेलवे ट्रैक देखा है आपने, दो पटरी देखी है आपने आसपास, एकदम एक जैसी लगती है। तो आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड का एनवायरनमेंट चल रहा है, तो पहला कैंडल शुड बी रेड, फर्स्ट कैंडल रेड होना चाहिए, सेकंड कैंडल शुड बी ग्रीन। अब इन दोनों को जो हाई लो है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो सेम होना चाहिए। तो ये बताता है कि ये रिवर्सल कैंडल्स हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखो। अब इन दोनों कैंडल का आप हाई देख लो, इन दोनों कैंडल का आप लो देख लो, बॉडी ऑलमोस्ट सेम सी है। पहला आपका रेड है, दूसरा ग्रीन है। तो ये क्या बता रहा है कि ये 2 घंटे का सेंटिमेंट वीक था, बस ये 2 घंटे के अंदर लेकिन रिवर्सल आ गया, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, सेम हाई लगाया, सेम बॉडी, इसका मतलब रिवर्सल है। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा हम बाय ट्रेड लेंगे एंड सी द मूवमेंट ऑन द अपसाइड। दिस इज कॉल्ड द रेलवे ट्रैक पैटर्न। ये अपसाइड अप डायरेक्शन में, डाउन डायरेक्शन में, हर तरफ बनता है। आप जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मानते उनको देख लो आप, ये कितना बढ़िया यहाँ पे रेजिस्टेंस था। इसी रेजिस्टेंस के आसपास आके यहाँ पे 1930 पे शॉर्ट लिया इसने, 1923 तक गया, फिर आज भी सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। 1900 के लेवल पे इसने बहुत बार कोशिश करी, तोड़े तोड़े तोड़े, तोड़ नहीं पाया। तो ओवरऑल जब तक 1900 का लेवल ब्रेक नहीं होता, कोई भी डिप आता है, चाहे आपका 1920 पे आता है, 1915 पे आता है, 1910 पे आता है, मैं तो बायर हूँ गोल्ड के अंदर। और ये बात तो मैंने आपको हर हफ्ते और पिछले एक नहीं, तीन नहीं, 4 4 महीने से बता रहा हूँ कि जो गोल्ड के अंदर लो लगना है वो सितंबर मंथ के अंदर लग जाएगा। अक्टूबर के पहले वीक से आपको मार्च 2024 तक तेजी तेजी मिलेगी, ऑल टाइम हाई टूटता हुआ नजर आएगा। और ये बातें अब आपको जैसे जैसे सितंबर का एंड आ रहा है, आपको ये मेरी जो प्रोफेसी है या मेरी भविष्यवाणी है, जो भी मेरा एनालिसिस है, वो शायद आपको सच होता हुआ नजर दिख जाए। आपको मतलब आ रहा होगा कि भाई यहाँ से तेजी पकड़ रहा है, गोल्ड टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द साइकिल एनालिसिस, ठीक है ना। और ये मैं आपको बोलता हूँ कि 100% देखो बाजार में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, कॉन्फिडेंस है। अगर 100% होता तो बात ही कुछ और होती। 100% कुछ भी नहीं होता। हो सकता है ये आज ही ये 1900 तो गिर जाए, 1900 तोड़ दे, कोई भरोसा नहीं है। तो सितंबर में लो लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 1900 का लो लग चुका हो, नहीं। हो सकता है कि 1900 का लो तोड़ दे, 1840 तक आ जाए, गोल्ड आ सकता है। लेकिन जो भी लो लगेगा 30 सितंबर तक, वो लो मैं मानूंगा, वो लो लग जाएगा। उसके बाद इसको तेजी पकड़नी चाहिए। अभी के लिए आप चाहो आज के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 1900 आपका स्टॉप लॉस है बाइंग पोजीशन का। बाय आपको यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, ये आपका आउटलुक है। मैं तो 1926 से बाय में बैठा हूँ अभी, क्योंकि सुबह मैंने 1922 की बिड लगाई थी, वो देखे नहीं गया, ठीक है ना। अब मैं 1926 से बाय में बैठा हूँ। दूसरी बिड मैंने 1915 पे लगा रखी है बाइंग के लिए, तीसरी बिड मैंने 1905 पे लगा रखी है। अब मान के चलो ये नीचे गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया, 1900 के नीचे आ गया, तो मैं स्टॉप लॉस हिट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नीचे 1830 तक का मेरे पास, इवन $1800 तक देखने के पास मेरे पास कैपेसिटी है। तो मैं $1800 तक नीचे देखूंगा, और इस लेवल पे मैं क्या कर दूंगा, अपनी पोजीशन पार्शली, नॉट फुल्ली, पार्शली हेज करूंगा, ठीक है ना। पार्शली हेज करूंगा और नीचे मैं 1875 पे, 1850 पे, जहां भी जाएगा प्रॉफिट बुकिंग करता रहूंगा, होल्ड नहीं करूंगा ज्यादा लंबे समय, ठीक है ना। नीचे एवरेज करता रहूंगा, टारगेट मेरे लिए तेजी का है। तो अगर आप चाहते हैं, अभी 1935 का एक रेजिस्टेंस है आज के लिए आपका, 1935 के ऊपर सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 1950 का है आपका, ठीक है। तो शाम को हो सकता है 1915 आ जाए, 1912 आ जाए, तो आप जरूर, अगर आता है तो आप लो। नहीं तो अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट मार दिया इस बार 1931, तो मेरे को लगता नहीं कि 1935 भी होल्ड करेगा, फिर ये 1940 और 1945 के हद तक
जाके रुकेगा। तो गोल्ड में मैं तेजी में। अब मैं आता हूँ जीबीपी जेपीवाई पे। देखो सर, बहुत बढ़िया अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के अंदर एक डाउनवर्ड चैनल बन रहा है। इस चैनल का वेट करो। इस चैनल के ऊपर अगर कोई भी कैंडल ब्रेक मार देता है तो ऐसे तो हम बोलते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे वेट करना चाहिए, लेकिन जीबीपी जेपीवाई की क्लोजिंग का मतलब है 100-200 पे ऊपर जाके क्लोज करना। ये ऐसा खतरनाक पेयर है। तो अगर आपको ये प्रीवियस हाइस भी ब्रेक होते हुए नजर आते हैं और इन हाइस के ऊपर अगर 2 घंटा भी ट्रेड होता है, 1 से 2 घंटा भी ट्रेड होता है, ठीक है ना, तो उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। उसके हाई के ऊपर आप बाय करें तो ये अच्छी खासी तेजी आपको $190 तक की तेजी आपको मैं इसमें दिखा दूंगा। ये $190 आपको जाता हुआ मैं इसके अंदर आराम से दिखाऊंगा। बस ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा हूँ। ब्रेकआउट आने दो। ओवरऑल करेंसी पेयर तेजी में, मंदी में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जीबीपी गिरा तो एक बार ये $180 तक भी नीचे आ सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ब्रेकआउट का वेट करो। ये मत सोचो कि मैं और सस्ता माल खरीद लूँ। मैं क्या, आप देखो पर्पस क्या है ना, महंगा खरीदो लेकिन कंफर्म खरीदो। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ठीक है, तो महंगा खरीदो लेकिन परफेक्ट खरीद लो। सस्ते के चक्कर में मत रहो। तो ये जीबीपी जेपीवाई के आपके लेवल्स हैं। एनी अदर क्वेरीज, कोई और क्वेश्चन है आपका किसी भी करेंसी पेयर के रिगार्डिंग? तो सर अभी जेबीपी जेपीवाई में सेल लेना फिजूल है ना? हाँ, सेल लेना फिजूल है। अब इसमें भी देखो क्या होता है ना, कई बार ऐसी बातें होती हैं जैसे कि मान के चलो अभी आप मेरे से पूछ रहे हो, ठीक है ना, जैसे मान के चलो यहाँ पे बाजार है, आपने मेरे से पूछा सर सेल लेना फिजूल है, मैंने कहा बिल्कुल फिजूल है, और वेबिनार खत्म होती है धम 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 करके गिर गया। अब आप बताओ आपके दिमाग में क्या आएगा? तो वी कांट कैच द टॉप एंड बॉटम्स, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, परफेक्शन को देखते हैं, हम एक पैटर्न को देखते हैं। देखो बाजार का तो काम है मूवमेंट करना, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये तो बाजार पूरे दिन करता रहेगा। लेकिन हम पूरे दिन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है ना, हम पूरे दिन हर कैंडल की मूवमेंट को नहीं पकड़ सकते हम लोग। तो बाजार का नेचर है काम करने का, हमारा नेचर है शिकारी वाला। तो जब हमें लगेगा कि शिकार अपने कब्जे में आ चुका है, हमारे एरिया में आ चुका है, हमारे ग्राउंड्स में आ चुका है, अब इसको मैं दबोच लूंगा, तो वो काम मैं करता हूँ। और वही काम आपको करना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी हमें सेल ट्रेड नहीं लेना चाहिए, मूवमेंट चाहिए ऊपर नीचे मारता रहे। ब्रेकआउट का वेट करो। मैं इसमें तेजी में बैठा हूँ ऊपर का, बस मैं वेट कर रहा हूँ ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट आ जाएगा मैं बाय ट्रेड में बैठ जाऊंगा। ठीक है ना। आई होप आई एम क्लियर सर। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं सर। सर क्रूड ऑयल तेज में है, मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि क्रूड ऑयल $90, $92 तक आएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये 93 से $94 जाएगा, उसको बाय कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीबीपी यूएसडी, जो लोग पोजिशनल ट्रेडर हैं अभी बाय कर सकते हैं। 2300 का स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेसिस पे टारगेट 2600 का है। ठीक है, 2300 के नीचे बंद हो गया तो ये $2200 भी आ सकता है, $2000 भी आ सकता है, मतलब 1.200 भी आ सकता है। ठीक है ना। तो ये जीबीपी यूएसडी का लेवल है। यूएसडी जेपीवाई 148 के ऊपर बाय करो, ब्रेकआउट मारने के ऊपर। हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। हायर लेवल पे कंसोलिडेशन का मतलब है यार, देखो क्या होता है ना, या तो एकदम से ये मंदी आती है, जैसे यहाँ पे मंदी आई, यहाँ पे मंदी आई, यहाँ पे मंदी आई, ये ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मन है ऊपर जाने का, इसका मन नीचे आने का नहीं है। अब हो सकता है आ भी जाए, शाम को सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाए, नीचे आ जाए, लेकिन अगर ये 148 का हाई ब्रेक करता है तो इसको ये ब्रेकआउट माना जाएगा बहुत जबरदस्त, और इसको बाई करो। 100 पिप आराम से मिल जाएंगे, मिनिमम बता रहा हूँ 100 पिप। नहीं तो मेरे को तो 300 पिप का टारगेट लग रहा है 148 के ऊपर। क्वांटिटी कम रखें क्योंकि एकदम हायर लेवल पर है, स्पाइक मार सकता है, आपको बाय में बैठा के नीचे वापस मार सकता है, एसएल खा सकता है आपका। तो क्वांटिटी शुड बी लेस। ठीक है ना। ये चीज अगर ये पैटर्न नीचे बना होता थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के बाद, तो मैं बोलता क्वांटिटी भर लो। लेकिन अप ट्रेंड के बाद बनाए इतने ज्यादा, और तो मैं, क्योंकि कभी भी अगर ऐसी मूवमेंट आई बड़े लॉट के अंदर तो आप मर जाओगे, आप होल्ड नहीं कर पाओगे, जबकि होल्ड करने वाली चीज है। यूएसडी जेपीवाई कोई वीक नहीं है, ये होल्ड करने वाली चीज है, लेकिन इतने डाउन के अंदर आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो क्वांटिटी शुड बी लेस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने स्ट्रेटेजी पार्ट की तरफ। तो गोल्ड के ऊपर सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, उसी पे अपन थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं और आराम से, क्योंकि एक कंडीशन नहीं है, पहले मैं सिंपल सिंपल एक कंडीशन दिखाऊंगा आपको,
फिर उसके ऊपर कुछ और मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, तो आपको उसी में ही काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो उसको पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको गोल्ड का लगाना है 5 मिनट का चार्ट। मूविंग एवरेज लगानी है आपको 1600 की। मूविंग एवरेज लगानी है 1600 की। फिर आपको एक इंडिकेटर लगाना है SSL MTF। SSL MTF बाय देव ल्यूकैम, इसका लगा लेना आप इंडिकेटर, और इसकी सेटिंग्स में चले जाना। सेटिंग्स में ये सेटिंग आपकी रहनी चाहिए। ये ना, ये सेटिंग्स देख लो आप। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर हमें जाना है विलियम %R। विल लिखोगे तो विलियम परसेंटेज रेंज करके आ जाएगा आपका। सबसे पहला इंडिकेटर है विलियम %R का। विलियम %R आपने लिख लिया। सेटिंग में जाएंगे, ये सेटिंग है। गोल्ड रिपीट कर देता हूँ सर। इमीडिएट बेसिस पे गोल्ड का रेजिस्टेंस 1930 का है। ये लेवल ब्रेक होते ही नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका 1935 है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर ये 1935 के ऊपर सस्टेन करा तो ये 1946 तक जाने की ताकत रखता है। नीचे आज बड़ा जो अच्छा बाइंग है वो 1915 के आसपास है, बहुत बढ़िया बाइंग। इस लेवल पे आता है तो आप बाइंग करो, बाय ऑन डिप। फाइनल स्टॉप लॉस आपका 1900 का है। 1900 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करेगा, इस लेवल पे भी बाय कर सकते हो आप। 1905 पे भी बाय कर सकते हो, ये आपका है। मेरा लेवल 1915 के आसपास है। 1900 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट मेरा 1940 से पहले मैं बेचूंगा नहीं। ठीक है ना, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत शानदार है। 1:1.5 का तो है ही मिनिमम। ठीक है ना, तो आप इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, ये आपने स्ट्रेटेजी नोट कर ली। इनकी सेटिंग्स जरूर नोट कर लेना, भूलना मत, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है, मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो कहीं मत जाइएगा, आराम से समझिएगा। इसमें आपको स्कैल्पिंग भी मिलेगी, पोजिशन भी मिलेगा। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। देखो इसमें दो एंट्री पॉइंट है। जो फर्स्ट मैं कंडीशन बता रहा हूँ, इसमें दो एंट्री पॉइंट है। पहला एंट्री पॉइंट, पहला एंट्री पॉइंट, यहाँ पे SSL MTF की दो लाइनें हैं इंडिकेटर की। एक तो ये रेड कलर की लाइन है, एक ये ग्रीन कलर की लाइन है। दूसरा ये मूविंग एवरेज है। अच्छा, मूविंग एवरेज को मैं थोड़ा सा ना ब्लैक कर देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा रेड के अंदर। ठीक है ना, ये ब्लैक कर दो। अब जब ये SSL MTF की लाइन इस मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगी, और ये जो ग्रीन लाइन है ये ऑलरेडी नीचे चल रही है, तो इस एरिया में अगर जो सबसे ज्यादा लो लगेगा, कौन सा लो लगा है, ये वाला, इस लो के कटने पे हम सेल ट्रेड लेंगे। तो ये लो कहाँ लगा है, ये लो है 1947 का। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, लो लगा 1945 का। पहली एंट्री तो ये एंट्री है। ठीक है, दूसरी एंट्री, यहाँ पे आप क्रॉसओवर देख रहे हो, ये रेड लाइन ऊपर जा रही है SSL MTF की, और ग्रीन लाइन नीचे आ रही है। यहाँ पे ग्रीन ऊपर जा रही है, रेड नीचे आ रही है। तो अगर ग्रीन ऊपर रहती है तो बुलिश है, और ग्रीन अगर नीचे रहती है तो बियरिश है। तो दूसरी एंट्री इसी पे बेस्ड है हमारी। अगर ये जो नेगेटिव क्रॉसओवर है, यानी रेड अगर ऊपर है और ये मूविंग एवरेज के आसपास है, मूविंग एवरेज के आसपास है, तो इसमें हम शॉर्ट एंट्री लेंगे।
एक बार मैं एंट्री आपको दिखा देता हूँ, नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना। तो सबसे पहले एंट्री मिली है मेरे को कि ग्रीन कलर का ये यहाँ पे नीचे आया, रेड कलर का भी इस मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, लो लगा 1947 का इस एरिया में। अब इसके ब्रेक करने पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे। शॉर्ट पोजीशन हमारी क्रिएट होगी साहब, 1945 का लो लगा, फिर ऊपर भग गया ये 1951। अब यहाँ देखो बहुत मजेदार, आपने यहाँ पे सेल किया, सेल करने के बाद लो लगा, यहाँ देखो डबल रेलवे ट्रैक पैटर्न जो अभी दिखाया था ना मैंने आपको, डबल रेलवे ट्रैक पैटर्न गोल्ड के अंदर देखो यहाँ भी लगा है, सेम सेम टाइम में, सेम स्ट्रक्चर है, सेम हाई है, सेम लो है। पहला कैंडल रेड है, दूसरा कैंडल ग्रीन है, देखो कितना बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है। अब मजेदार वाली बात देखो, रिवर्सल पे हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, यानी 1947 के नीचे सेल किया, 1945 का कुछ का लो लगा, उसके बाद यहाँ पे हाई लगा 1951, फिर लगा यहाँ पे 1947, और फिर यहाँ पे हाई लगा 1957। अब इन पॉइंट्स के अंदर आप देखो कि आपकी हालत कितनी पतली होगी कि आपने यहाँ पे 47 पे बेचा और 10 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला गया, ठीक है ना। अब चलो कोई बात नहीं, 10 पॉइंट आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, आप लोग बड़े खिलाड़ी हो, बड़े प्लेयर्स हो, आप तो 50-50 पॉइंट आराम से झेल जाते हो। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके दिमाग में रहेगा कि यार स्ट्रेटेजी ने यहाँ पे शॉर्ट करा दिया, यहाँ पे बाय है। अब आपको प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तेजी नजर आने लगेगी। आपको क्या नजर आने लगेगा, यहाँ पे तेजी नजर आने लगेगी, आपको स्ट्रांगनेस नजर आने लगेगी, आपको अप ट्रेंड नजर आने लगेगा। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात क्या है, आपको अप ट्रेंड नजर आ रहा है, आप बाय नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 10 पॉइंट का लॉस है, आप लॉस लेना नहीं चाहते। दूसरा आपके दिमाग में क्या है कि सिस्टम अभी भी शॉर्ट में है, सिस्टम अभी भी शॉर्ट के अंदर है, तो हो सकता है नीचे आ जाए। तो अब वो नीचे आए या नहीं आए, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आपके दिमाग में है कि 10 पॉइंट का लॉस नहीं लेना है मेरे को, लॉस आप लेना नहीं चाहते। फिर देखो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते तो ये देखो आ गया नीचे, प्रॉफिट आ गया। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे ऐसा कौन सा प्राइस एक्शन है जो आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये 1930 तक गिरेगा। गिरेगा एक अलग बात है, लेकिन ये कौन सा बता रहा है आपको ये 1930 तक गिरेगा, ये कोई नहीं बता रहा। लेकिन हमारा सिस्टम ये बता रहा है ये गिरेगा, डरने की जरूरत नहीं है। देखो आगे नीचे 1930 तक। अब मैं जो आपको क्रॉसओवर की बात कर रहा था, ये ब्लैक कलर की मूविंग एवरेज के पास देखो नेगेटिव क्रॉसओवर मिला है, रेड लाइन ऊपर और ग्रीन लाइन नीचे। तो अगर मान के चलो ये दोनों लाइनें अगर नीचे नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा क्रॉसओवर अगर आपको मिल जाता है मूविंग एवरेज के आसपास, तो शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते हो। आगे दिखाऊंगा एग्जांपल्स। ये देखो नीचे आ रहा है, और कितना नीचे आ गया, 1919। 1919 से हाई लगाया 1937। अब बताओ, यहाँ पे देखो अब आप, ये 1919 से 1937 चला गया। अब यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, सच बताना दिल से, तेजी नजर आ रही है? अब आपको लग रहा है यार हायर आई हायर लो स्ट्रक्चर है, यहाँ से तेजी पकड़ेगा? भाई नॉर्मल आदमी तो ये बोलेगा ना तेजी है यहाँ से, अब तो ये तोड़ेगा। जैसे अभी हमें 1930 लग रहा है ब्रेकआउट मारेगा, जैसे यहाँ पे देखो 1937 हमें लग रहा था ब्रेकआउट मारेगा 1938, लेकिन क्या किया इसने, इसी लेवल से नीचे आ गए। ऐसे अभी हमें लग रहा है 1930 तोड़ेगा, हो सकता है शाम को नीचे पेल दे, नीचे गिर दे गोल्ड को, ये ऊपर नीचे होता रहा। फिर देखो आगे नीचे 1925, और कितना नीचे आ गया 1912, और कितना नीचे आ गया 1910, फिर ये ऊपर भाग गया 1910 से वापस 1937 उसी लेवल तक, 1937 से फिर वापस 1917, अभी तक नीचे चल रहा है। तो मैं आपको ये जो समझाने का पर्पस था ना, ये जो मार्केट में अब बड़ी बड़ी ग्रीन ग्रीन कैंडल देख के आप एकदम तेजी में बैठ जाते हो और ये रेड रेड कैंडल देख के आप मंदी में बैठ जाते हो, वो काम करना दोस्तों बंद कर दो। ये तो बाजार की वॉलिटिलिटी है, मूवमेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ तो क्या क्लाइंट अनपढ़ आते हैं, यहाँ तो कहते हैं अरे सर आपने यहाँ बिकवाया था, ये तो यहाँ हो गया। तो भैया हो गया तो हो गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे आया है देख लेना, अभी क्या करोगे आप, स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, मैं तो ये कहता हूँ स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। अब बाजार का मूवमेंट एकदम टॉप बॉटम, तो यू कांट कैच टॉप बॉटम, कि भाई यहाँ पे बोले यहाँ से बाउंस बैक जाएगा तो यहीं से जाएगा, हो सकता है 10 पॉइंट नीचे मार के फिर बाउंस बैक मार जाए। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये किसी के हाथ में नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये देखो, यहाँ पे ग्रीन लाइन आपकी ऊपर गई, यहाँ पे रेड लाइन आपकी ऊपर गई, इससे पहले हाई क्या लगा था, ये वाला। तो क्या इसके हाई के ऊपर गया गोल्ड? नहीं गया। उससे पहले क्या हुआ, नीचे आ गया, तो हम बाई ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे समझना आप, ये वाला स्ट्रक्चर,
एकदम मूविंग एवरेज के ऊपर देखो, यहाँ पे इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। ग्रीन लाइन ऊपर, रेड लाइन नीचे, मूविंग एवरेज के ऊपर दिया, तो यहाँ पे जो हाई लगेगा यहाँ पे हम बाई कर लेंगे। ये हाई है आपका 1922.06 है, तो 1923 पे बाई कर लूंगा। हाई देखो कितना लगा, 1930। तब तक तो प्रॉफिट हम बुक कर ही लेंगे, इतना लंबा तो हमारे बस की है नहीं देखना। 1930 ऊपर नीचे होता रहा, 1935 का हाई लगाया। फिर यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, दोनों लाइनें। लो कितना लगा, ये वाला लो। इसके लो के नीचे मुझे शॉर्ट करना है। ये लो है मेरा 1914 का, उससे पहले हाई कितना लगा दिया, 27, एकदम से गिरा नीचे। कितना लो, 1903। कितना लो लगाया, 1903। सीधी मैजिक। फिर दोबारा समझ लो, यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर, यहाँ पे रेड लाइन ऊपर, इसका हाई ब्रेक नहीं किया। 1600 का है शिवाजी जी मूविंग एवरेज। 1935 का हाई है वाला, देखते हैं ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। अब ये देखो, यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, नीचे आ गया। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, ये मूविंग एवरेज के आसपास, ये देखो यहाँ पे प्लस का साइन दे दिया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन लाइन ऊपर चलेगी, तो ये जो भी हाई है, इसके हाई के ऊपर मैं बाय कर लूंगा। इसका हाई आपका 1926.37 है, 1927 पे बाई कर लिया मैंने। हाई लगाया 1938। और हाई देखो कंटिन्यूस हाई, कितना हाई लगाया, 1960, 1963। और भी देखो हाई, 1984, 1987। अब यहाँ पे समझना, ग्रीन लाइन नीचे आ गई, रेड लाइन यहाँ पे नीचे आ गई। इस लो के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा। इसका लो कितना है, 1956। 1956 के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा, ये देखो यहाँ पे शॉर्ट मिल गया। कितना लो लगा, 1953। और कितना लो लगा, 1952। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे ऊपर मूविंग एवरेज के आसपास ही मेरे को क्या मिल गया, बाय सिग्नल। ग्रीन ने ऊपर क्रॉस कर दिया, तो ये जो भी हाई लगा इसके ऊपर मैं बाय कर लूंगा। इसका हाई है आपका 1965.72, तो 1966 पे मैं बाय करूंगा। कितना हाई लगा, 1977। और कितना हाई लगा, 1980, 81, 82 का हाई। फिर देखो, ये नीचे आ गया यहाँ पे, ये नीचे आ गया यहाँ पे। ये लो कितने का है, 1942 का। 1942 के नीचे गया नहीं बाजार, ऊपर आ गया उससे पहले। उससे पहले ऊपर आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो हम बाय नहीं करेंगे अभी। अब देखो यहाँ पे नीचे आ गया वापस, ग्रीन लाइन ने यहाँ पे तोड़ा, रेड लाइन ने यहाँ पे तोड़ा, इसके नीचे हम शॉर्ट कर देंगे। इसका लो कितना है, 1953। लो कितना लगाया, 1941। और लो कितना लगाया, 1933। और लो कितना लगाया, 1930। और फाइनली लो कितना लगाया, 1925। अच्छा, फिर और भी लो लगा दिया देखो, 1922। फिर और भी लो लगा दिया, 1914, 1911, 1902, 1896, 1890, 1885। यहाँ पे केवल एक लाइन ऊपर गई, जब ये दूसरी लाइन ऊपर गई तो नीचे पहले वाली नीचे आ गई। लेकिन यहाँ पे देखो पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ। यहाँ पे ग्रीन लाइन मूविंग एवरेज के आसपास थी, तो यहाँ पे मैंने बाई किया। 1899.81 है, तो 1900 मान लो, 1900 पे बाई किया। बाई कितना लगाया, 1919, 1922, 1925, 1937, 1948। आप मूवमेंट देख रहे हो, इतनी मूवमेंट ऊपर नीचे होने के बावजूद भी अपना चीज पॉजिटिव है अभी। यहाँ पे जाके नेगेटिव हुई, इसके लो के नीचे मैंने सेल किया, 1925 के नीचे। सीधी मूवमेंट 1915,
1915 ही लगाया है अभी। अभी तक नेगेटिव चल रहा है। 1908, 1903। अब यहाँ पे इसने शायद पॉजिटिव दिया। ये देखो यहाँ ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया। ये हाई कितने का है? 1930.43। तो यानी 1931 तोड़ेगा, 1931 पे मैं बाय कर लूंगा। आज हाई कितना लगाया है? 1930.70 का हाई लगाया है, 31 नहीं गया। तो जैसे ही 31 तोड़ेगा मैं बाय कर लूंगा। ये अभी करंट सिचुएशन है। 1931 के ऊपर बाय जाएगा तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको 1940, 1945 जाएगा ही। तो प्रॉफिट आने ही आना है आपको इसके अंदर। तो 1931 के ऊपर आप बाय कर सकते हो इसके अंदर। अब आप लोगों की कोई क्वेरीज है इसमें मेरे से पूछ सकते हो। ये करेंसीज में भी काम करेगा, जीबीपी यूएसडी में भी काम करेगा, यूरो पे भी काम करेगा। लेकिन यूरो पे हो सकता है कुछ सेटिंग आपको चेंज करनी जाए, उसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी अलग है। कोई क्वेरीज है आप लोगों की? समझ में आया सिस्टम आप लोगों को? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वॉट एवर। थैंक यू नरेंद्र सर। दो चार लोग ही रिप्लाई करते हैं, बाकी लोगों को क्या होता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो है क्या कुछ लिखने में? हाँ भाई, शर्म आ रही है, क्या चक्कर है? थैंक यू गाइस। थैंक यू। अब इसके अंदर ना इतनी मल्टीपल चीजें हैं। हाँ उमंग जी, एसएसएल का कैलकुलेशन हर पेयर के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। लेकिन कई बार जो होता है ना, ये आपका कईयों पे सेम हो जाता है। कैलकुलेशन सर आपको खुद से करना है। यस शिवाजी जी। मूविंग एवरेज सब में मतलब एक ही तो मूविंग एवरेज लगाई है मैंने 1600 की। अब देखो स्ट्रैटेजी दूसरी ओर देख लो। दूसरा कंडीशन, बहुत जबरदस्त कंडीशन है। अगर ये दोनों लाइनें ऊपर आ जाएं एसएसएल की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है। करेंसी में भी दिखा देता हूँ सर अभी। करेंसी में भी, गोल्ड में भी, सब में 1600 ये सेटअप लगेगा। ठीक है। और विलियम परसेंटेज आर आपका ओवरबॉट जोन के ऊपर हो। विलियम परसेंटेज आर आपका ओवरबॉट जोन के ऊपर हो तो आपको लगेगा देखो एकदम बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनेगा। देखो कितना जबरदस्त ट्रेंड बना है। फिर देखो वापस से ऊपर, जैसे ऊपर आया है, दोबारा री एंट्री ले लो। सीधी मूवमेंट, सीधी मूवमेंट। दोबारा जब ऊपर नीचे जाके ऊपर आता है, दोबारा से यहाँ पे बाय एंट्री ले लो। सीधी मूवमेंट। बस दो चार बार कर लिया, ऐसा नहीं कि लगे रहे पूरे दिन। अब ये देखो, ये 1600 की मूविंग एवरेज है। इसके नीचे ये लाइन भी आ गई, ये लाइन भी आ गई, और विलियम परसेंटेज आर भी नीचे आ गया। विलियम परसेंटेज आर भी नीचे आ गया। और यहाँ पे जैसे नीचे आया, यहाँ पे ठोक दो उसको। देखो ये आ गया नीचे, यहाँ पे आ गया नीचे। ये देखो जैसे ही नीचे आया दोबारा ठोक दो, आ गया नीचे। प्राइजेस बस दो तीन बार करना है। देखो कितना नीचे आ गया, दो तीन बार करना है, ज्यादा नहीं करना है। अब देखो ये दोनों लाइनें ऊपर आ गई। यहाँ पे देखो क्या है, ओवरबॉट में चल रहा है। अभी का बता रहा हूँ कंडीशन, ओवरबॉट में चल रहा है, बाय कर लो। अभी बाय कर लो। यहाँ से डेफिनेट दम 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 ऊपर भगेगा ये। ठीक है ना, अभी ऊपर भगेगा। नीचे आ जाए डरने की जरूरत नहीं है, जब तक विलियम परसेंटेज आर, जब तक विलियम परसेंटेज आर इस बीच वाली लाइन को नहीं ब्रेक करता, मिडिल लाइन को, और नीचे भी आता है, तो खाली एवरेज करना है आपको। जब इस मिडिल लाइन के नीचे चला जाए तब समझना कि खतरे की घंटी है। ठीक है ना, बहुत सारी कंडीशन है इसके अंदर। आप देखो यहाँ पे, जब तक विलियम परसेंटेज आर इस मिडिल लाइन को ऊपर क्रॉस नहीं कर रहा था, ट्रेंड ऊपर का नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे ही विलियम परसेंटेज आर ने इस मिडिल लाइन को क्रॉस किया, सीधी मूवमेंट इन दी गोल्ड ऑन दी अपसाइड। वो बोले तीन चार समझ रहे हैं दो बात को आप लोग? और 700 ले लीजिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। करेंसीज में भी देख लो।
यहाँ पे देखो, ये दोनों लाइनें नीचे आ गई। अब जब विलियम परसेंटेज आर वापस नीचे जाएगा, ऊपर से ओवरबॉट से नीचे गया, यहाँ पे ठोक दो, ठोक दिया, सीधी मूवमेंट ऑन लोअर साइड, और देखो नीचे आ गया। जीबीपी यूएसडी दिखा रहा हूँ, और देखो नीचे आ गया, और देखो नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है। फरी शेख जी, अगर आप पैसा रियली में बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो MT5 को, चार्टिंग को त्याग दो, चार्टिंग को त्याग दो। ठीक है ना, केवल और केवल ट्रेडिंग व्यू यूज करो। ये थोड़ा सा जरूर पैसे लगेंगे आपके इसके अंदर, लेकिन अगर रियली में पैसा बनाना चाहते हो तो फ्री के चीज़ों का आज ही त्याग कर दो, और जो प्रीमियम चीज़ें उसको लो, ताकि अपने प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाए, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाए। ठीक है ना, पैसा तभी बनेगा जब हम उस पर अच्छा खासा खर्चा करेंगे। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले मंडे विद ए न्यू ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, न्यू Thank स्ट्रेटेजी। you, sir. Thank you. Thank you. Thank वेलकम you for वेलकम सर। giving us a great knowledge. थैंक यू सो मच सर। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का फीडबैक बड़ा मोटिवेट करता है हम लोगों को। So may I know, please, what's your nice name, sir? हिमेंद्र जैन। Amendra Jain, sir. Okay. Thank you. Thanks a lot, sir. ओके सर, ओके सर, वेलकम सर। तो गाइज, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हर हफ्ते हम लोग स्ट्रेटेजीज आपको बताते आ रहे हैं, प्लीज़ इनको आप प्रैक्टिस करें, इन पे आप कोशिश करें, इन पे आप पैसा जरूर बनेगा इनके ऊपर। ठीक है ना, लॉसेस होंगे नो डाउट, लेकिन विद राइट मनी मैनेजमेंट टूल, रिस्क मैनेजमेंट टूल, आप इन लॉसेस से बाहर निकल सकते हैं। हमारे एडवांस कोर्सेज चलते हैं बुलवेल एकेडमी के थ्रू, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे एडवांस कोर्सेज हैं उसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, फॉर बेटर नॉलेज, फॉर हायर नॉलेज, फॉर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एडवांस ट्रेडिंग टेक्निक्स। चल ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, टिल देन बाय, टेक केयर।